नमस्कार, आप देख रहे हैं ई संचार और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। ई संचार कार्यक्रम में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं गुरुग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़े कोरोना प्रभाव की। कोरोना ने कैसे इन क्षेत्रों को प्रभावित किया और कौन सी चुनौतियां खड़ी की। इस वक्त हम बात करेंगे शिक्षण संस्थानों के सामने खड़ी चुनौतियों और अवसरों की। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे के भारद्वाज जी। के भारद्वाज जी शिक्षा के जगत में जाना माना नाम है। साल 2002 से मिस्टर भारद्वाज इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और छात्रों के भविष्य को रोशन करने का काम कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को सराहते हुए हरियाणा सरकार और भारत सरकार तक इन्हें सम्मानित कर चुकी है। साल 2017 में हरियाणा सरकार और साल 2018 में भारत सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जेबीटी और बीएड कॉलेजेस में छात्रों को शिक्षा देने वाले के भारद्वाज गुरुग्राम के भौरा कला गांव में देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे के भारद्वाज से कि कोरोना काल में शिक्षा जगत कितना प्रभावित हुआ है, उसके सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं और एक शिक्षक के नाते सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए के भारद्वाज जी का। बहुत स्वागत है के भारद्वाज जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, ई संचार में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कोरोना काल के दौरान जो है किन किन चुनौतियों से शिक्षा जगत और एक शिक्षक को जूझना पड़ा, किन परेशानियों का सामना आपको हुआ है और क्या वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। सबसे पहले तो कायनात जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सभी को मेरा नमस्कार जी। कायनात जी, शिक्षण संस्थानें इस कोरोना टाइम के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। अभी भी प्रभावित हो रही है और पहले भी प्रभावित हुई। सबसे मेन बात तो ये है कि अगर मान लो कोई भी ये हमारे यहाँ कोरोना फैल रहा है, तो क्या ये स्कूल कॉलेजों में फैल रहा है? सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले पब्लिक को डराने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई और सिस्टम नहीं बनाया। सबसे पहले एक सिस्टम बना दिया कि स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दो, सबको पता लग जाएगा कि जो है ना कोरोना फैल रहा है। क्या एक पेरेंट्स, मम्मी पापा अगर कंपनी से, फैक्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफिस से काम करके जाते हैं, क्या वो अपने बच्चों के पास घर नहीं जाएंगे? यदि वो कोरोना इफेक्टेड होते हैं तो क्या बच्चे उनसे इन्फेक्टेड नहीं होंगे? वो कोई नहीं सोच रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसे खराब हो रहा है। एजुकेशन के बिना बच्चे भविष्य में क्या कर पाएंगे? तो स्कूल लाइन पे तो कोरोना का बहुत ज्यादा असर हुआ है, पेरेंट्स पे असर हुआ है और सबसे ज्यादा देखा जाए तो बच्चों के भविष्य का, उनकी नॉलेज का बहुत इफेक्ट पड़ा है। लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा सा कोई ना कोई काम करना चाहिए। भारत सरकार को, लेकिन सरकार ने राहत देने का भी काम किया। यहाँ पर जो ऑनलाइन स्कूलिंग है उसको यहाँ पर शुरू किया गया इतनी तेजी से, जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया। शिक्षक जो इस टेक्निक से पूरी तरह से अनजान थे, उन्हें शिक्षित किया गया किस तरीके से आप बच्चों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, उनको पढ़ने में मदद, पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, कि बिल्कुल उसी तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। तो आप मानते हैं कि ये नाकाफी रहा? इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई जो है वो उतनी ठीक नहीं हो पा रही है जिस तरीके से स्कूल में हो सकती है? कायनात जी, ऑनलाइन पढ़ाई 30% स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक है। जो अच्छा पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं। दूर दराज में, गांव देहात में नेट प्रॉब्लम है, वाईफाई की प्रॉब्लम है। एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो उनके पास 3 जो है ना मोबाइल नहीं है जो बच्चों को दे सके। और एक साथ अगर 3 बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो 3 मोबाइल लेने के लिए काफी दिक्कत आती है। हर आदमी हर देहात में, गांव में, शहर में इतना पैसे वाला नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन की क्या है, बच्चे आजकल 21 जनवरी के सेंचुरी के बच्चे हैं। वो इतने स्मार्ट हैं कि हम उनको पढ़ने के लिए मोबाइल देते हैं, लेकिन वो मोबाइल में बहुत सी कुछ इधर उधर की चीजें खोजते रहते हैं और उससे उनका मन डाइवर्ट हो रहा है, उनकी आई साइड इफेक्ट हो रही है। उनकी हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से बच्चे गेम में बहुत खेलते हैं, ना कि हेल्थ कॉन्शियस हो, जबकि उनको चाहिए फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ खेला जाए, गेम खेले, अकेले खेले, बट नहीं। साइड इफेक्ट्स ऑनलाइन के ज्यादा है इन प्लेस ऑफ उनके बेनिफिट की वजह से।
और किस तरीके से आप देखते हैं कि ऑनलाइन जो शिक्षा है वो उतनी ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं हो रही है जितना होना चाहिए था, और किस तरीके से प्रभावित कर रही है छात्रों को, छात्र और किस तरीके से इस माध्यम से खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं, और जितना उन्हें ग्रहण करनी चाहिए शिक्षा वो उतनी नहीं ले पा रहे हैं? देखिए कायनाथ जी, शिक्षा के लिए तो सबसे अच्छा है बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस, कि टीचर क्लासरूम में उनको पढ़ाए। ये देखा जाए कि जब हर काम, हर बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा है, तो एक एजुकेशन क्यों नहीं चल सकती? क्या बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम है? आपसे और हमारे से, ओल्ड एज लोगों से इम्यूनिटी पावर बच्चों में कहीं ज्यादा है। मे बी हो सकता है वीक में 3 डेज 4 डेज क्लासेस का कोई अल्टरनेट बन जाए, कुछ टाइमिंग कम का अल्टरनेट बन जाए कि 3 आवर्स दो, 2 आवर्स दो। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि जो पेरेंट्स पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए, सर्विस के लिए बाहर जा रहे हैं, शाम को ऑटोमेटिकली तो उनको बच्चों के पास आना ही है। अगर बच्चे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन भारद्वाज जी, मैं यहाँ पर ये भी आपको मतलब ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगी कि सरकार ने बीच में स्कूल्स खोले भी थे, सरकार की ओर से स्कूल्स को खोलने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जैसे ही स्कूल खुले तब फिर देखा गया कि बच्चों में तेजी से संक्रमण जो है वो फिर से फैलना शुरू हो गया। अब जब हम देख रहे हैं कि एक नया वेरिएंट जो है कोविड का आ गया है, फिर से यहाँ पर मजबूरीवश स्कूल्स को बंद करना पड़ा है, तो ऐसे में आप और क्या रास्ता मानते हैं कि सरकार के सामने बचता है, क्योंकि सभी की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी सरकार पर ही है? कायनाथ जी, सुरक्षा की 100% जिम्मेवारी सरकार है, लेकिन राज्य में, गांव एरिया में अगर कोरोना या ओमिक्रॉन कम है, उसका रेशियो कम है, काफी इन्वायरमेंट अच्छा है, सरकार तो सबको दिल्ली और बॉम्बे के साथ में कनेक्ट कर लेती है। क्योंकि दिल्ली बॉम्बे में जो है ना, अगर मान लो वायरस ज्यादा फैल रहा है तो हर जगह फैल रहा है, उसको एक साथ लेके सबकी छुट्टियां कर दो, बच्चों को बाहर मत निकालो, और पेरेंट्स बाहर रहें, सब्जी मंडियां चलती रहें, यूपी में इलेक्शन होते रहें, बंगाल में इलेक्शन होते रहें, अदर स्टेटों में इलेक्शन होते रहें, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। वो जो लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं कायनाथ जी, क्या वो घर पे नहीं जाएंगे? क्या वो अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे? क्या बच्चे उनसे इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं? तो फिर सारा प्रेशर स्कूल और बच्चों पे ही क्यों? तो इस हालात से निपटने के लिए या इनको अच्छे से टैकल करने के लिए कोई आपके पास सुझाव हो या आपकी तरफ से दिया गया हो पहले, क्या मानते हैं? क्या कोई बीच का रास्ता है इन हालात से बचने के लिए? कायनाथ जी, बीच का रास्ता इसमें यही है कि बड़ी क्लास से एटलीस्ट 9 to 12 क्लासें लगाई जाएं। वीक में हो सकता है 3-4 डेज ही लगाई जाएं, रेगुलर पूरा वीक ना लगे, कुछ कम टाइमिंग के लग जाए। उससे गवर्नमेंट अच्छे से वॉच करे कि सब स्मूथली ठीक चल रहा है तो क्लासें आगे बढ़ती रहे। यदि कोई दिक्कत आती है, इन बिटवीन कोई दिक्कत आती है, तो गवर्नमेंट तब उसके बाद में बैन कर सकती है। लेकिन अभी तो सरकार ने जो है ना एक मुश्किल कह दिया, भाई डेट इतने से इतने तक ओमिक्रॉन फैल सकता है, सब स्कूल कॉलेज को बंद कर। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो 9 to 12 के छात्र हैं वो कम से कम स्कूल आए, ऑल्टरनेट डेज पर उनकी जो क्लासेस हैं वो शुरू करवाई जाएं, और एक बेहतर तरीका यही है बच्चों को शिक्षा देने का कि ऑफलाइन ही पढ़ाई उनकी जारी रखी जाए, ऑनलाइन ज़्यादा यूजफुल साबित नहीं हो रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी भारद्वाज जी कि अभी हमने आपसे ये पूछा कि कौन कौन सी चुनौतियाँ जो हैं वो फेस करनी पड़ी। एक शिक्षक के तौर पर आप अपने लिए किस तरह से एक बड़ी चुनौती मानते हैं ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इनसे अपने लिए निपटना और अपने उस कर्तव्यों को पूरा करने में आप कितना बड़ी बाधा आप मानते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं और सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को? देखिए कायनाथ जी, सरकार की तरफ से तो यहाँ पे एक ही फैसला लिया गया है कि स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दो, बढ़ा दो, ऑनलाइन क्लासेस लो। सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं तो ये कहूंगा सरकार ने तो कोई ऐसा पहल किया ही नहीं। इसके अंदर जो कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान इफेक्टेड हुए हैं, टीचर्स इफेक्टेड हुए हैं, संस्थाएं इफेक्टेड हुई हैं, सरकार ने तो अपनी तरफ से कोई रोल लिया ही नहीं है। ना तो सरकार ने ये बोला है कि भाई कैसे बच्चे अच्छे से पढ़ें, कैसे काम चलाएं, कैसे जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी इश्यूज हो रहे हैं, कैसे उनको सैलरी मिले, कैसे उनके स्कूलों के लोन भरे जा रहे हैं, कैसे लोन भरे जाएं। कोई बीच का सा कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे टीचिंग स्टाफ भी इफेक्टेड ना हो, संस्थाएं भी इफेक्टेड ना हो और बच्चे भी इफेक्टेड ना हो। हर काम के लिए इतनी कॉन्फ्रेंस होती है, इतनी मीटिंग्स होती है। क्या आपने कभी सुना है कायनाथ जी कि एजुकेशन के बारे में कोई मीटिंग हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने जो है ना मंत्री मिल रहे हैं
स्टेट गवर्नमेंट के इतने मंत्री आईएएस आईपीएस मिलकर कोई योजना बना रहे हैं? कभी सुना है आपने? कोई ऐसी डिबेट हुई है कि वह एजुकेशन के लिए कोई डिबेट की जा रही है या एजुकेशन के लिए कोई असेंबली तैयार कर रहे हैं, कहीं मीटिंग हो रही है? सुना है आपने कोई? मुझे तो लगता नहीं कोई सुना होगा। तो जब एजुकेशन के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा कुछ, तो ये आप मानते हैं कि शिक्षा और शिक्षकों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और इस पर कोई विचार गंभीरता पूर्वक नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सरकार इस प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है शिक्षा के लिए। सरकार को तो बस थोड़ा ये लगता है कि भी ठीक है और कामों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब स्कूल के लेकिन बारे जो में कुछ प्रदेश ज्यादा सरकार बातचीत है होगी तो उसकी तरफ से भी कई यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए गए। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे उन्हें स्मार्टफोन दिए गए, टैबलेट दिए गए यहाँ पर बच्चों के लिए, और जो स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा फैलाया गया है कि इंटरनेट की सुविधा बच्चे आसानी से प्राप्त कर सके। उसके लिए भी सरकार ने कई कदम यहाँ पर उठाए। उसके बावजूद आप मानते हैं कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं? आप कायनात जी, बच्चों को टैबलेट तो दिला दोगे, स्मार्टफोन भी दिलवा दोगे, लेकिन बच्चे उस पे क्या देख रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो कैसे करोगे आप? क्या एक पेरेंट्स का 6 आवर्स के लिए क्या अपने बच्चों के साथ बैठ सकता है? क्या उसको देख सकता है? क्या उसके पास में अपनी जीविका कमाने के लिए और काम नहीं है? स्मार्टफोन दिला दिया बच्चे को, टैब दिला दिया, बेटे आप पढ़ लो। आज के टाइम पे इस युग में बच्चे इतने स्मार्ट हैं, वो ज्यादातर उनका दिमाग दूसरी जगह डाइवर्टेड होगा, न कि एजुकेशन की तरफ। सबसे ज्यादा आप किन्हें मानते हैं कि इस जो मौजूदा स्थिति है उससे वो प्रभावित हुए हैं? एक प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए शिक्षक को या फिर एक सरकारी संस्थान से, स्कूल से, कॉलेज से जुड़े हुए शिक्षक को? सबसे ज्यादा किसके लिए आप मानते हैं कि चुनौतियां खड़ी हुई हैं और अभी भी उनके सामने वही चुनौतियां हैं? कायनात जी देखिए, इफेक्टेड तो सरकारी संस्थान भी हुए हैं और प्राइवेट संस्थान भी हुए हैं। बच्चों का पढ़ाई का लॉस दोनों का हुआ है। फिर भी प्राइवेट संस्थानों ने काफी अपनी तरफ कोशिश किया है। प्राइवेट संस्थान फिर भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि वे हमें अपनी तरफ से अच्छा काम करना है। जब उनको मौका मिलता है अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करती हैं। जब उनको मौका मिलता है गवर्नमेंट के हिदायतों के हिसाब से, उनके गाइडेंस के हिसाब से वो काम करते हैं। फिर भी बच्चों का इसमें काफी लॉस है। बच्चों को लगभग कंटिन्यूड क्लास हुए 2 इयर्स होने जा रहे हैं जी। 2 इयर्स होने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे तो ये समझते हैं कि भी जो है ना, हमारे बिल्डिंग को पुराने छोटे बच्चे देख के यार कोई मैंने जानी पहचानी सी बिल्डिंग लगती है। जब वो स्कूल के सामने से निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है ये बिल्डिंग तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मतलब तो बच्चे कुछ ना भूलते कुछ, जा रहे हैं अपने स्कूल को। हाँ, बच्चे अपने स्कूल को भूलते जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। जो एक पैटर्न था शिक्षा का, आपको लगता है कि वो पैटर्न जो है अब बच्चों के दिमाग से, जहन से खत्म होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और जब बच्चे दोबारा से स्कूल लौटेंगे तो आपको फिर से नए सिरे से जो है कोशिश करनी होगी और प्रयास करना होगा वापस उसे ढर्रे पर लाने के लिए बच्चों को? कायनात जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स को, पेरेंट्स को, और साथ में बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं, खेल में लग जाते हैं, और उनकी जो एनर्जी पढ़ने की है वो सारी की सारी डाइवर्ट हो जाती है। उनको ट्रैक पे लाने के लिए सभी को मिलकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो पेरेंट्स हों, स्कूल्स हों, चाहे बच्चे खुद हों, उनको काफी मेहनत करनी। लेकिन भारद्वाज जी, आपको नहीं लगता जब हम भारत की बात करते हैं तो हम आधुनिक भारत को लेकर भी गर्व से कहते हैं कि हम तेजी के साथ जो है इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, भारत आधुनिक हो रहा है, और अब शिक्षा जगत जो है, शिक्षा का क्षेत्र जो है, इसके भी आधुनिक होने का वक्त आ गया है, और यही हम कह सकते हैं कि वो पड़ाव है जहां से हमें आगे बढ़ना है तेजी के साथ में। तो आप इस कदम को क्यों मानते हैं कि ये अभी सही वक्त नहीं है ये कदम उठाने का? देखिए कायनात जी, सही कदम है। धीरे धीरे अगर हमारी कोरोना से पिछवा छूट जाता है और एजुकेशन लाइन या सभी लाइफ ट्रैक पे आ जाती है तो बहुत अच्छा टाइम है डिजिटलाइजेशन का, बच्चों को इम्प्रूव कराने का, और वर्ल्ड में एजुकेशन को अपने को टॉप कराने का बिल्कुल सही टाइम है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन सरकार एजुकेशन के प्रति बहुत गंभीर नहीं है कि वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन हिंदुस्तान में कैसे दी जाए। इसके ऊपर काफी मंथन करना चाहिए। अब तो नई शिक्षा नीति भी सरकार ले आई है, ऐसे में क्या लगता है कि अभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठीक तरह से तैयार नहीं है, आगे नहीं अभी हम बढ़ सकते हैं उसके साथ? कायनात जी, उसमें नई शिक्षा नीति लाई है, बहुत सी अच्छी चीजें हैं।
अभी भी उसके ऊपर काफी जो है ना डिस्टरबेंस है। बहुत से स्टेट बोलते हैं हम लागू करेंगे, बहुत से कह रहे हैं नहीं लागू करेंगे। वही उठापटक चलती रहती है। कोई बोलते हैं 2024 से हम उसमें शामिल करेंगे, को कहे 2030 से शामिल करेंगे। तो यही तो नीतियां गलत है ना एजुकेशन के बारे में। बच्चों से भी आपकी बात हुई होगी, छात्रों से, जिन छात्रों को आप पढ़ा चुके हैं या अभी पढ़ा रहे हैं, उनके सामने कितनी आप देख रहे हैं कि परेशानियां खड़ी हुई हैं? क्या डिस्कस किया छात्रों ने आपसे कि कितनी प्रॉब्लम उनको यहाँ पर फेस करनी पड़ती है जब वो ऑनलाइन हासिल परीक्षा में बैठते हैं या फिर पढ़ाई के लिए बैठते हैं, और ऑफलाइन शिक्षा के वो किस तरह से फायदे बताते हैं? बच्चे को तो कायनात जी सबसे अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल में मिलता है। उनके फ्रेंड्स होते हैं, गाइडर मॉनिटर होते हैं, उनको खेलने के लिए जगह मिलती है। उनका सर्वांगीण विकास यू कैन से टोटल ऑल डेवलपमेंट स्कूल से ही होता है। एक 6 आवर्स बच्चा अगर स्कूल में रहता है, उनको बहुत एंजॉयमेंट, बहुत नॉलेज, बहुत फिजिकल हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ता है। अभी एक बच्चा अच्छे से अच्छे घर में रहता है, अच्छी सोसाइटीज में रहता है, उनको ये सब फैसिलिटी नहीं मिल पाती। वो अपनी एज के साथ बच्चों के साथ मिलके अपने जो विचार शेयर करते हैं, वो उसमें काफी अच्छा ग्रोथ महसूस करते हैं, काफी अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो बच्चों के लिए तो स्कूल से अच्छी चीज और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको प्रदेश सरकार भी सम्मानित कर चुकी है, हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी आपको आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित कर चुकी है। कैसे आप देखते हैं कि उस वक्त में जब आप बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और एक आप सेटिस्फाइड हुए उस चीज़ से कि आपने बच्चों को वो दिया जिसके लिए आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस 2 साल के दौरान आप कैसे देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं बच्चों को जो शिक्षा आप दे पाए हैं, या बच्चे जो अभी तक शिक्षा हासिल कर पाए हैं? क्या लगता है कितना प्रतिशत आप, अगर पहले की मैं बात करूं और अब की बात करूं, उसमें कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप दे पाए या बच्चे हासिल कर पाए? कायनात जी, उसमें हमें खुद को बहुत फील होता है कि हम जो बच्चों को अच्छा कराना चाहते हैं हम नहीं करा पाते। कोरोना है, सबको डर लगता है। ऐसे ही बच्चे हैं, बहुत कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बनना चाहते हैं, और वो भी हेल्पलेस हैं। वो बेचारे भी काफी महसूस करते हैं कि ये हमारे टाइम पे कोरोना आया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आया। अगर ये बीमारी अगर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आके चली जाती है, तो कोई ऐसी इफेक्ट नहीं होता है ज्यादा, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा। तो बच्चों को बहुत फील होता है, टीचर्स को बहुत फील होता है कि हमें जो चीज बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे। बच्चे तो अब डिस्कस करते ही होंगे आपसे उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन आपके साथ जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके सहभागी रहे हैं, उनको क्या क्या परेशानियां इस दौरान उठानी पड़ी हैं? वो किस तरह से बताते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? शिवानी जी, बच्चे जो हैं घर पे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। टीचर्स जो हमारे साथ में जुड़े होते हैं, वो घर पे रहते हैं, घर से क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनका काफी नुकसान होता है। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि आई साइट वीक हो जाती है, फिजिकली वीक हो जाते हैं। बैठे बैठे जो है ना उनको क्लासेस लेनी पड़ती है, मूवमेंट्स बहुत कम करना पड़ता है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है, वो डाउट्स जो ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर करने की कोशिश करते हैं वो ठीक से नहीं हो क्या पाते आपकी जो किसी ऑफलाइन जान में होता है। पहचान के, किसी आपके जो सहकर्मी साथ रहे हों, कोई शिक्षक, क्या वो इस तरह की प्रॉब्लम से दो चार हुए हैं जिनका भी आपने जिक्र किया कि वीक हो गए हैं, आई साइट वीक हो गई हैं, और किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? बहुत से शिक्षक का भी टेलीफोन आता है जी, मिलते भी हैं कि उनकी मसल्स, आई साइट की जो मसल्स होती हैं वो वीक थी, अभी और ज्यादा वीक हो गई हैं। पहले 1.5 का चश्मा था, स्पेक्स थे उनके, अभी 2.5 हो गए हैं। तो वो काफी प्रॉब्लम आपस में शेयर करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत से ऐसे कहते हैं कि ये बच्चे की आई साइट ज्यादा वीक हो रही है, हम इतना ज्यादा बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते। बच्चे को थोड़ा जी वीक हो रहा है बच्चा, क्या करें भाई, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पाएंगे। बच्चे की आई साइट भी ठीक होना बहुत जरूरी है, हेल्थ प्रोसेस भी होना बहुत जरूरी है। ये तो आम घर पे बात होती है जी, घर पे पेरेंट्स भी बातें करते हैं, टीचर से शेयर भी करते हैं, ट्यूशन टीचर से शेयर करते हैं। ये तो सबके घर में आम बातें हैं। ये बच्चों को तो साइड इफेक्ट है, ऑनलाइन क्लासेस के काफी इफेक्ट्स हैं। तो कोरोना काल में शिक्षा जगत से लोगों की जीविका प्रभावित ज्यादा हुई या फिर जीवन प्रभावित हुआ? जीविका और जीवन कोरोना टाइम में काफी प्रभावित हुए।
कायनाथ जी, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो लोन पे हैं, बसेस लोन पे हैं और उनके टाइम पे किस्तें नहीं दी जाती हैं, तो काफी इफेक्टेड हुए हैं। काफी स्कूलों के पास में, अगर उनके पास में फाइनेंशियल शॉर्टेज रही है, तो टीचर्स का सैलरी टाइम पे दिया जाना भी शॉर्टेज रहा है। और एक टीचर, आप ऐसी लॉबी लगा सकते हैं, एक टीचर ऐसी लॉबी लगा सकते हैं कि अगर किसी के सामने ये कहे कि मैं हैंड टू माउथ हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है, कोई भी आदमी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो देश के कर्णधारों को शिक्षा देते हैं। किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए भी शर्माते हैं, किसी से पैसा मांगते हुए भी शर्माते हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स ये फेस करनी पड़ी है, जो कि नहीं होना चाहिए टीचर्स के लिए। बट फिर भी समाज ने उनका काफी साथ भी दिया है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं बहुत हुई है इस टाइम के अंदर। तो जो उम्मीद है आपकी बच्चों के भविष्य को जो उज्जवल और रोशन करने का आप काम कर रहे हैं, वो अभी कहाँ पर आप देख रहे हैं कि उम्मीदें कहाँ पर टिकी हुई हैं, कितनी संभावनाएं अभी आप देख पा रहे हैं कि बनी हुई हैं इन विषम परिस्थितियों में भी? है जी, अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर टीचर्स को ऑनलाइन प्लस में पेरेंट्स जो बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स अपनी मेहनत के लिए कहीं ऑफिस में या कहीं जीविका कमाने के लिए बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों पे थोड़ा इफेक्ट है। वो 100% ऑनलाइन का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। और टीचर्स का भी यही सोच है कि चलो जितना ऑनलाइन से बच्चे सक्सेसफुल हो जाए उतना अच्छा है। जब कभी ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगी आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, तो हम काफी अच्छा उनको रिग्रेस वर्क करा के उनको काफी इम्प्रूव कराएंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जो शिक्षा का स्तर है उसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या गिरावट आपने देखा है कि दर्ज हुई है, गिरावट दर्ज हुई है ऑनलाइन शिक्षा शुरू होने के बाद से, या आप देख रहे हैं कि और ऊपर जो है वो ग्राफ गया है? ऑनलाइन के बाद में शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है। शिक्षा का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो ऑनलाइन क्लासेस में डाउन रहेगा। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चा सोल्यूशन कर पाता है, सॉल्व कर पाता है, उससे काफी उसकी नॉलेज बढ़ती है। एक ऑनलाइन के अंदर तो वो सिस्टम हो गया कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा दिया और मार्केट में गया और उसको करना पड़ता है भाई 45 रुपीज की मुझे कोई चीज लेनी है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए टक से कैलकुलेटर निकालेगा, 15 3 जा 45। ऑनलाइन तो वो काम हो रही है। अच्छा, जो बच्चों को जनरली जो चीज यूज में आनी चाहिए तो टिप्सों पे होना चाहिए, और टिप्सों पे कोई चीज आने के लिए तो देखो ऑफलाइन क्लासेस ही मस्त है। तो यानी जो तकनीक से अगर पढ़ाई हो रही है तो तकनीक के ही बच्चे पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गए हैं, मोहताज हो गए हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार से जो है क्या उम्मीदें रखता है शिक्षा जगत, और एक शिक्षक के नाते आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या आपके पास हल है इन समस्याओं से निपटने का, इन मुश्किलात से पार पाने का? कायनाथ जी, मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि सरकार कुछ मीटिंगें करें, उसके अंदर संस्थाओं के लोगों को बुलाएं, इसका क्या अच्छा सोल्यूशन हो, एक बीच का रास्ता निकालें, जो बच्चों का भी पढ़ाई का नुकसान ना हो, टीचिंग लाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी नुकसान ना हो, संस्थाएं जो इस लाइन में जुड़ी है उनका भी नुकसान ना हो। यदि सरकार वहां बैठ के ही सोचते रहे, किसी से उनकी प्रॉब्लम ही जानने की कोशिश नहीं करेंगे, डाउन टू अर्थ नहीं आएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। सरकार अपने आप सोचती रहे कि हम बहुत अच्छा करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की परेशानियां बहुत हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं। जो बच्चों की परेशानियां हों, चाहे शिक्षक की परेशानियां हों, चाहे संस्थाएं की परेशानियां, तो उसके लिए कुछ मीटिंगें की जाएं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार मीटिंगें हों, डाउन टू अर्थ वाले लोगों को बुलाया जाए, पुराने लोगों से मिला जाए, और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थोड़ा डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो अभी तक आप मानते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, शिक्षकों के साथ कोई बातचीत इस मामले में नहीं हुई है, जो भी फैसला लिया गया है वो एक तरफा रहा है, कोई विचार विमर्श इस बारे में शिक्षकों के साथ नहीं हुआ है सरकार का अभी तक? कायनाथ जी, इस बार कोई विचार विमर्श शिक्षकों के साथ में नहीं हुआ है सरकार, ना अपने सेंटर लेवल से हुआ है, ना स्टेट लेवल से, कहीं कोई विचार विमर्श नहीं। तो आपने कहीं किसी भी माध्यम से सरकार तक अपना ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, अपनी ये बात रखी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर? कायनाथ जी, अगर हमने ये बात शुरू करी तो सरकार को तो अभी ऐसा लगता है कि ये तो कुछ टाइम बिंग की प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाए, टाइम बिंग की प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाए। वो धीरे धीरे करके इस टाइम को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि सिर्फ ये थोड़े वक्त की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक समस्या लंबे वक्त तक चलने वाली है, और इसका एक सॉल्यूशन जो है वो दोनों ही पक्षों के साथ बैठकर बातचीत करने से ही निकल सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के भारद्वाज जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो बात आपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रखी है वो बात आगे तक जरूर पहुंचेगी, और जो कहा आपने कि दोनों ही जो पक्ष है वो साथ बैठकर इस मामले में बातचीत करें, ताकि जो बच्चों का भविष्य है उसको निर्माण करने का काम एक शिक्षक करता है। तो शिक्षक के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं उन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार जो है कोई रास्ता निकाल सके, इसके लिए बेहद जरूरी है कि दोनों के बीच ही बातचीत हो पाए, तभी हल जो है वो निकल पाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।